अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कुदसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा कि अलायंस जो है वो बन गया है और वो अलायंस जो बना है वो एमक्यूएम और नून लीग का बना है जो आपस में आपको याद है इनकी दुश्मनी कितनी पुरानी है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे दूसरे के खिलाफ ये बातें करते रहे हैं और ऐसी-ऐसी बातें कि जो आप सुन भी नहीं सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं नून लीग के हवाले से, फिर पीपल्स पार्टी के ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को इसलिए निकाला था कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, साथ-साथ इसराइल का मामला भी जो है वो आप देख रहे हैं, वो भी बड़ा सीरियस होता चला जा रहा है और हमारी जो अंदरूनी इकॉनमी है, उस हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसमें हम देखते हैं कि क्या हो रहा है और जो निगरान हुकूमत है, वो क्या करने जा रही है। ये तमाम उमूर जो हैं, इनको ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे सीनियर साहबी जनाब सलमान आबिद साहब से। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सलमान भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ये जो अलायंस हुआ है, अगरचे एमक्यूएम कह रही है कि नहीं ये अलायंस नहीं है, ये सीट एडजस्टमेंट्स हैं। तो इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं और आपकी ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है कि ये ना तो नून लीग की कोई वहाँ पे कराची में इम्पोर्टेंस है, ना एमक्यूएम की पंजाब में कोई इम्पोर्टेंस है, तो ये अलायंस किस लिए बनाई जी? देखिए, एक अमूमी तौर पे तो एमक्यूएम का किसी भी एक बड़ी सियासी जमात से जो इत्तेहाद है, वो हुकूमत साज़ी के तौर पर सामने आता है। जब हुकूमत बननी होती है, तो एमक्यूएम अपनी हमायत का जो पलड़ा है, वो किसी एक बड़ी जमात के उसमें पलड़े में डाल देती है और वो हुकूमत का हिस्सा बन जाती है। आज से पहले कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो उस तरह से एमक्यूएम का किसी से नहीं हो सका था और ये पहली बार है जिसको इंतखाबी इत्तेहाद कहा जा रहा है या इसको सीट टू सीट एडजस्टमेंट कही जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि पंजाब में एमक्यूएम का कौन सा ऐसा वोट बैंक है जिसका फायदा मुस्लिम लीग नून उठा सकती है और सिंध में या कराची में कौन सा ऐसा वोट बैंक है कि मुस्लिम लीग नून का जिसका फायदा एमक्यूएम उठा सकती है। दोनों जो है बुनियादी तौर पे अपने अपने इलाकों के अंदर एक मजबूत ग्रोह समझे जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए सियासी तौर पर यतीम है। यानी मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं दे सकती, एमक्यूएम कुछ नहीं दे सकती पंजाब में। अच्छा, अब ये एक परसेप्शन ये है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की बनेगी, तो इसलिए एमक्यूएम ने अपनी हमायत का पलड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ डाल दिया है कि हम मिलके काम करेंगे। इसको अगर इस तनाजुर में देख लिया जाए। दूसरी बात यह है कि मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून चाहती होगी कि कराची में 2-3 सीटें जो है वो सीट एडजस्टमेंट के तहत एमक्यूएम से की जाए ताकि उनके जो लोग हैं वो उसके अंदर अकोमोडेट हो सके। तो ये एक कोशिश हो सकती है कि जी एमक्यूएम के साथ मिलकर कुछ सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए, अपने 2-3 लोगों को आगे लाया जाए। इससे ज्यादा और मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई लाहौर के अंदर कोई इनको एडजस्टमेंट कर सके या पंजाब में एडजस्टमेंट कर सके। तो ये बुनियादी तौर पे इंतखाबी इत्तेहाद तो मुझे कम नजर आता है। अलबत्ता 2-3 सीटों का एडजस्टमेंट कराची के अंदर मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून चाहती हो कि उनके लोग वहां पर अकोमोडेट हो सके और एमक्यूएम को ये लगता हो कि वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बननी है आगे जाके, तो शायद हमें उसका फायदा होगा इस कुर्बानी का एक बुनियादी तौर पे। दूसरी बात है उनके पास चॉइस क्या थी। एक चॉइस ये है कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करते, वो भी इम्कान नहीं था। पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद नहीं बनता था, तो मुस्लिम लीग नून ही बचती थी उनसे इत्तेहाद के लिए। तीसरी बात यह है कि एमक्यूएम इस वक्त एक मुश्किल स्टेज के ऊपर है। अब कराची में उसका वोट बैंक उस तरह से नहीं है जो कभी माजी के अंदर हुआ करता था। अब वो खास तौर पे देखिए ना, जो अभी पिछले कुछ 2-3 सालों में इलेक्शंस हुए हैं, एमक्यूएम के वोटों की जो तादाद है 20-25 हजार से ज्यादा नहीं होती और वोटिंग की शरह भी कम है। आज भी वोटर है वो अल्ताफ हुसैन के साथ इंटैक्ट नजर आता है, लेकिन यह कि एमक्यूएम की जो मौजूदा लीडरशिप है उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती जिस तरह से माजी में कभी मिला करती थी। तो इसलिए उनको भी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी चाहिए थी जिनके साथ वो खड़े होते। और वैसे भी आपको पता है कि एमक्यूएम वहीं पर अपनी सपोर्ट देती है जहां उसको इशारा मिलता है। तो लगता ही है कि ये इशारा ये था कि आपको पीएमएलएन के साथ फ्यूचर में काम करना है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई खास मैंने देखा है कि वो इतनी ज्यादा परेशान नहीं हुई इस अलायंस से, सिवाय इसके कि उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स दे दी हैं। लेकिन उनको भी शायद पता है कि नून लीग जो है वो बशीर मेमन साहब की जेर क़यादत क्या वहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकती है। कम से कम सिंध की हद तक तो पीपल्स पार्टी आपको सेफ नहीं नजर आती। देखिए, अब एक नया कोशिश की जाएगी कि जो इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस बनाया जाए। उसमें एमक्यूएम भी होगी, उसमें मुस्लिम लीग नून भी होगी, उसमें जीडीए भी होगा। कुछ कोशिश की जाएगी कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सके। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इंटीरियर सिंध में
पीपल्स पार्टी काफी सेफ है, उसको कोई बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं है। उसको मेजर इशू आएगा कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, सक्खर और मीरपुर वगैरह में, जहां जरा थोड़ा सा उनको मुश्किल पेश आती है। बाकी मुझे लगता है कि इंटीरियर के अंदर पीपल्स पार्टी मजबूत है। अब देखना यह है कि क्या एक मजबूत अलायंस जो है वो निकलकर सामने आ भी सकता है या नहीं आता, एक पहली बात। और दूसरी बात यह कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है सिंध के अंदर और किस किस्म का वो सिस्टम देखना चाह रही है। तो वो कोई पावर जो है उसको बैलेंस करना चाहती है या वन साइडेड रखना चाहती है मामलेत को, वो भी डिटरमिन करेगा। क्योंकि जितना ताकतवर अलायंस बनेगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो उसका मतलब है उसको किसी ना किसी जगह से हिमायत भी हासिल होगी। हिमायत होगी। अच्छा, इस साथ साथ ये देख रहे हैं हम कि ये जो चूं-चूं का मुरब्बा बनाया जा रहा है, ये ज़ाहिर है कि इस मकसद को सामने रख के बनाया जा रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है, उसके मुकाबले में सब लोगों को इकट्ठा किया जा सके किसी ना किसी तरीके से। बाद में जब ये लोग जीत जाएँ तो उनको मिला के एक गवर्नमेंट बना दी जाए। हालाँकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो तो कम होने की बजाय बढ़ रही है। जो 3-4 चैनल्स ने जो सर्वे करवाए हैं, उसमें तो 88%, 87%, 86% तक इमरान खान खड़े हुए हैं और बाकी जो पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर जो है वो 17%, 18%, 20-21 पे चल रही है। तो इतना बड़ा जो गैप है, ये कैसे ये पूर्ण करेंगे? माजी की सियासत में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातें इकट्ठे हुआ करती थी एक जमाने में, हाँ, हाँ, और उसको इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नाम भी दिया जाता था और दीगर मजहबी जमातों का अलायंस भी होता था। अब तो पाकिस्तानी सियासत में यह है कि इमरान खान एक तरफ खड़े हैं और बाकी सारी सियासी जमातें जो है वो दूसरी तरफ खड़ी हुई हैं एंटी इमरान पॉलिटिक्स में। और जो प्रो इमरान पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ इमरान खान ही कहीं किसी हद तक हमें नजर आते हैं और इससे ज्यादा उसमें कोई दमखम उसका से नहीं है। तो अब ये सारा जो इस वक्त कोशिश हो रही है कि जो एंटी इमरान फोर्सेस है उनकी मदद से कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाए, और वो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो एक कमजोर सी कोलिशन गवर्नमेंट हो, जिसके पास कोई बड़ा वाजे मैंडेट ना हो, तकसीम शुदा मैंडेट हो, उनके हाथ और पैर बंधे हुए हो, कोई इस तरह का वफाकी सेटअप आ जाए जिसका रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में हो और बज़ाहिर आपको लगे कि वजीर आजम कौन है, ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ इस वक्त निगरान वजीर आजम है लेकिन ताकत का मरकज कहीं और खड़ा हुआ है। तो इसी तरह से लगता ही है कि फार्मूला ये है कि तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कोलिशन गवर्नमेंट बना दी जाए। अभी आपको पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में टेंशन नजर आ रही है, मुमकिन है आगे जाकर यही लोग दोबारा जैसे पीडीएम की हुकूमत बनी थी उसी तरह की कोई शक्ल में हुकूमत भी दोबारा बनाने में कामयाब हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त इमरान खान का रास्ता रोकने की जो कोशिश की जा रही है उसके 2-3 तरीके हैं। एक ये कि सारी एंटी इमरान फोर्सेस जो है उनको किसी एक जगह पर इकट्ठे करके उनकी तकसीम की जाए और उनकी मदद से सीटें जो है कुछ हासिल करके एक कमजोर कोलिशन बनाया जाए। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि इमरान खान की पार्टी को चाहे वो इलेक्शन लड़े, चाहे उनका निशान बल्ला ही क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए आजादाना माहौल ना हो इंतखाबी मुहिम के हवाले से, और उनके हाथ पैर बंधे हुए हो, उनके लोगों को हरासा किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि वो एक बड़ी अक्सरियत के साथ उस तरह से सामने ना आ सके। ये दूसरी स्ट्रेटेजी है ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। अब सवाल सिर्फ ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 5,70,90,000 वोटर हैं 18 से 35 साल के, अगर ये बाहर निकलते हैं एक बड़ी तादाद में और ये टर्नआउट को ले जाते हैं 60% प्लस, तो इसका फायदा बराह रास्त होगा इमरान खान को, फिर उसको मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। और अगर ये टर्नआउट रहता है 40% या 35%, तो फिर ये इसका फायदा जो है ये पीडीएम की जमातें जो एंटी इमरान खान फिनोमेना है वो खड़ी होंगी। इस वक्त कोशिश ये है कि यूथ की कम से कम पार्टिसिपेशन हो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, लेकिन जो रिएक्शन नजर आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो लगता ही है कि ये खामोश इनकलाब है। अब ये इलेक्शन वाले दिन देखना होगा कि किस बड़ी तादाद में ये लोग बाहर निकलकर इमरान खान के हक में वोट डालते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है जो इस वक्त सियासी पंडित इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं, उनके दरमियान जो बुनियादी नुक्ता इस वक्त फंसा हुआ है वो ये है कि ये 18 से 35 साल के लोगों को कैसे पोलिंग स्टेशन पे आने से रोका जाए, और ऐसे खास तौर पे जो अर्बन एरियाज हैं, ताकि इमरान खान का जो बहुत बड़ा असर है यूथ के ऊपर उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करेंगे देखना होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में जो वोट की ताकत होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। बंदा जाता है पोलिंग स्टेशन के अंदर खामोशी से और एक खामोशी से जाके एक बैलेट पे जाके मोहर लगा देता है। दूसरी बात यह है कि जी उम्मीदवार नहीं होंगे। इस बार मैं आपको बताऊं, अगर पीटीआई इलेक्शन में जा रही है, मसला उम्मीदवार का नहीं होगा, मसला ये होगा कि किसके पास बल्ले का निशान है और कौन इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। इस दफा शायद कैंडिडेट उतना मैटर ना करे जितना हमेशा से करता है, क्योंकि आप कैंडिडेट को शायद ताकतवर कैंडिडेट को इमरान खान के साथ खड़ा ही ना होने दें,
और उनको किसी और पार्टी में शामिल कर दें, उसको डरा दें, उसको धमका दें, वो इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दें। लेकिन ये है कि जो मुतबादल इस वक्त लोग हैं पीटीआई के अंदर, उनका एज ये होगा कि उनके पास इमरान खान का नाम होगा और बल्ले का इंतखाबी निशान होगा। तो देखते हैं कि इसका फिर क्या इम्पैक्ट तो आता है। इसमें लेकिन एक चीज आपने बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ हाँ, रही है कि ये जो जी, हम तजर्बा करने जा रहे हैं दोबारा एक कमजोर मखलूत हुकूमत का, इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं चाहते, ना जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। पाकिस्तान को एक मजबूत सियासी निजाम की जरूरत है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत है और अवामी मैंडेट्स की तर्जुमानी के साथ जुड़ा हुआ मैंडेट दरकार है। अगर हम इससे हटके एक आंख मचोली का खेल खेलते हैं, सर्कस का खेल हाँ, सजाते हैं, तो उसके नतीजे में हुकूमत भी बन जाएगी, पार्लियामेंट भी आ जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी का जो सवाल है वो बहुत पीछे चला जाएगा। ये बात दुरुस्त है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ, आपने स्ट्रैटेजी की बात की है, स्ट्रैटेजी तुम्हें नज़र आ रही है? अभी आपने देखा कि जो फैसलाबाद का जो हसास इदारे का दफ्तर है, उस हवाले से जो एक नया मुकदमा जो है वो हम देख रहे हैं, उसमें असद उमर जो हैं वो हमाद हमाद अज़हर, उमर अयूब, शहबाज गिल, ज़रताज गुल, इस तरह के लोग जो हैं, फवाद चौधरी भी इवन, और गंडापुर साहब, और साथ-साथ हम देख रहे हैं मुशर्रफ जावेद चीमा वगैरह, ज़ैन कुरैशी और साहबज़ादा अहमद रज़ा, ये सब लोगों को, तकरीबन 126 लोगों को तलब कर लिया गया है। तो ये इस तरह की जब स्ट्रैटेजी होगी, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये जो खौफ की फिजा है, क्या लोग वाकईतन डर जाएंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या घरों में चले जाएंगे, छुप जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं और मालूमात की बुनियाद के ऊपर, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से गिला किया कि जो पीटीआई के बहुत से लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और अपनी जान बचाई है, वो पार्टी के अंदर मुतहरिक नहीं हो रहे, वो पार्टी के अंदर फाल नहीं हो रहे, वो पार्टी में टाइम नहीं दे रहे। जिनमें फवाद चौधरी का नाम भी शामिल था, फरूख हबीब का नाम भी शामिल था, अंदरीप अब्बास का नाम भी शामिल था, सादिया सुहेल राना का नाम भी शामिल था और बहुत से लोग, उधर से वो इमरान इस्माइल थे, अली जैदी थे। अच्छा, उन्होंने कहा जी इनके ऊपर दोबारा दबाव डाला जाए और इनको कहा जाए कि भाई पार्टी के लिए काम करें, आप तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो फवाद चौधरी साहब के साथ भी यही हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जी आप जेलम में जलसा कराएं, उन्होंने कहा जी मैं तो जेलम में जलसा कराने की पोजीशन में नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा जी आप पार्टी में एक्टिव नहीं हो रहे। तो ये एक दबाव आया है, एक तो उन लोगों को जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया लेकिन अनएक्टिव हो गए। अब आप देखिए ना, फरूख हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको कहीं नजर नहीं आ रहे, अंदरीप नहीं आ रहे। अब्बास कहीं नजर नहीं आ रही, फवाद चौधरी, अली जैदी, ये अपना अपना अब इमरान इस्माइल और बहुत से जो नाम है मैं देख रहा हूं। इस तो इसका केस में मतलब है फरूख को भी बुला लिया गया, इस केस में फरूख जी को भी जी बुला जी लिया जी। गया। अच्छा, एक तो ये दबाव डाल दिया गया है। दूसरा ये है कि जरा कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि आप पीटीआई के कैंडिडेट ना बने और दस्तबरदार हो जाएं, अगर आप पीटीआई से जुड़े हुए हैं तो इलेक्शन ना लड़ें, एक ये स्ट्रेटेजी है। तीसरा ये है कि एक खौफ व हरास पैदा कर दिया जाए वोटरों के अंदर और वोटरों को ये पैगाम दिया जाए कि जो पीटीआई है वो इस वक्त फेवरेट पार्टी नहीं है, तो आप अपने आप को अटैच ना करें पीटीआई के साथ, ना उनकी कैंपेन चलाएं, ना उनको वोट दें, ना उनके लिए वोट मांगे। लेकिन सर ये ऐसा होता नहीं है। आज की जो डिजिटल पॉलिटिक्स है और जो आज की जो यूथ का फिनोमेना है और आज जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में आ गई है, मैं आपको बताऊं कैंपेन भी शायद नहीं चलेगी, लेकिन हर हल्के में लोगों को पता होगा ना जब वो वोट डालने जाएंगे कि दो बैलेट में बल्ले का निशान है या नहीं है। तो अगर बैलेट का निशान है तो फिर इसका मतलब है वोट डालना पड़ेगा पीटीआई को। और इन्होंने कोशिश की थी एंटी इमरान फोर्सेस ने कि किसी तरीके से बैलेट पे बल्ला ना हो, और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बल्ला लेने की भी कोशिश की थी। और मेरी इंफॉर्मेशन भी थी कि जनाब ये कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन जो है शायद इनको बैलेट पे बल्ला ना डाले, लेकिन जो हालात और वाकयात है उसमें उनकी एक्सेप्टेंस ही नहीं होनी थी। अगर आप उसमें बल्ले का निशान ना डालते, पीटीआई को बैन कर देते, तो अब ये एक मुकाबला है एक ताकत के साथ किसी पार्टी को दबाने का, और दूसरा ये कि वोटर उसके ऊपर क्या रद्द अमल देता है। ये एक लेकिन मुकाबला इसमें है और देखना ये है कि इस मुकाबले के अंदर कौन जीतता है, ताकत की हुक्मरानी जीतती है या वोट की हाँ, हुक्मरानी को बरतरी हासिल होती है। ये भी मुकाबला बनेगा। और जैसे ठीक। जैसे मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन शेड्यूल जब आ जाएगा तो फिर आपको इंतखाबी जलसों से रोकना मुमकिन नहीं होगा। जैसे अभी आप किसी को जलसा नहीं करने दे रहे, किसी को कार्नर मीटिंग नहीं करने दे रहे, किसी को बाहर निकलने नहीं दे रहे, पूरी की पूरी पार्टी यरगमाल है, पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास नहीं हो सकता, पार्टी के अंदर लोगों को टिकटों की तकसीम नहीं हो सकती। अब पार्टी के बेशतर लोग रपोश हो चुके हैं, वो मंजर पे नहीं है, या ये कि वो घरों में अपना घरों में छुपे हुए हैं, या ये कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे माहौल में इंतखाबात की शफाफियत जो है वो खुद एक वो बड़ा कैसे होंगे? बुनियादी नोयत का सवाल है कि किस नोयत का इंतखाब हम करवाने जा रहे हैं और इसके नताइज जो आएंगे, इसकी जो सियासी इंप्लीकेशंस आएंगी, क्या हमें उसका अंदाजा है।
कि इलेक्शन के बाद फिर एक मुतनाज़ा बुरहान जो है वो सामने निकलकर सामने आ जाएगा और लोग इस इलेक्शन की हैसियत को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे, क्योंकि सर्वे के नताइज कुछ और है, स्ट्रैटेजी आप कुछ और बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पब्लिक सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जब आप पब्लिक सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट खड़े होंगे तो उसकी कोई पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस तो फिर हमें देखनी पड़ती है ना जी। लाज़मी निकलेंगी। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि ये जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की आप बात कर रहे हैं, क्या इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, इसको सामने रखते हुए इमरान खान की क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि ज़ाहिर है हर तरफ से उनको पता है कि नाटका बंद कर दिया गया है, तमाम रास्ते उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी वो इख्तियार कर सकते हैं? क्या वुकला को टिकट्स दिए जाएँ? क्या किया जाए? यूथ को टिकट्स दिए जाएँ? फिर अगर उनको पकड़ लिया जाता है, तो जो सेकंड जो कवरिंग कैंडिडेट है, वो आ जाएगा सामने, अगर उसको भी पकड़ लिया जाता है, तो फिर क्या होगा? तो ये जो सिनेरियो है, इसको कैसे टैकल किया जाएगा खान साहब की तरफ से? देखिए, पीटीआई ने स्ट्रैटेजी तो ये बनाई है कि कवरिंग कैंडिडेट 2 से 3 होंगे। यानी हर कैंडिडेट के पीछे 2 से 3 कवरिंग कैंडिडेट होंगे और जहां मुकम्मल तौर पे पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होगी तो वहां वो किसी आजाद उम्मीदवार की हमायत का ऐलान भी कर सकते हैं, जो एक स्ट्रेटेजी ये है। दूसरी बात यह है कि अब इमरान खान का मसला यह है कि उसको अगर जेल में रखते हैं तो तब भी अजाब है और उसका एक और रद्द अमल आएगा, और अगर वो जेल से बाहर निकालते हैं तो वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनते हैं तो फिर इनके लिए मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। फिर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है, नहीं मिलती है। तो ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था और मेरी कुछ इतलात भी है कि ये भी सोचा जा रहा है कि इमरान खान को कोई 20 नवंबर के करीब करीब 17 से 20 के करीब करीब साइफर केस में जमानत मिल सकती है। अब वो बाहर आ सकते हैं और इंतखाबी मुहिम को भी चला सकते हैं। शायद वो खुद इंतखाब में हिस्सा ना लें अभी और वो आगे जा सकते हैं। तो लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो नवंबर का महीना है इसके अंदर क्या कुछ असूल तय होते हैं जिनको हतमी शक्ल दी जाएगी इलेक्शन लड़ने के हवाले से। अब पीपल्स पार्टी जिस तरह से खड़ी हो गई है, पीटीआई को सपोर्ट कर रही है कि उनको इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होनी चाहिए, और इसी तरीके से अब ये प्रेशर जो है अब मीडिया के अंदर भी वो जो लोग मुस्लिम लीग नून के भी हम ख्याल हमारे सहाफती हजरात हैं वो भी ये सवालात उठा रहे हैं कि भाई ऐसे इलेक्शन नहीं होता जैसे आप इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अहमद मीर साहब का मैंने एक इंटरव्यू सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये 2008 का एक टेलर हो सकता है। अब वो 2008 का टेलर ये है कि एक तो कमजोर सी कोलिशन गवर्नमेंट बने लेकिन हर जमात के जो बड़े बड़े नाम है उनको इलेक्शन में हरवा दिया जाए और नए लोगों को इलेक्शन में लाया जाए ताकि असेंबली जो है वो पुराने लोगों के ऊपर मुश्तमिल ना हो और हर पार्टी के सरकर्दा अफराद को हरा दे। ये ऐसे ही हुआ था जैसे आपको पता है कि 2008 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ ने 40 के करीब नशिस्तें ली थी, लेकिन कहा गया था कि मुस्लिम लीग काफ को बदतरीन शिकस्त हुई है क्योंकि उनके जितने बड़े नाम थे वो सारे इलेक्शन हार गए थे। तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को अब स्टैब्लिश करने की ये मनसूबाबंदी है कि इसमें बड़े नामों को हरा दिया जाए। अब इसका दो नुकसान है। एक ये कि जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बाहर निकालेंगे तो उनका एक रद्द-ए-अमल आ जाएगा। दूसरा ये है कि अब आवाम इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि वो ये समझेगी कि जनाब इससे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इससे वो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को ओन कर लेंगे। तो अभी तो बहुत कुछ अभी होना है। आप देखिएगा कि पूरी एक मीडिया वॉर है जो एंटी इमरान के कॉन्टेक्स्ट में चलाई जाएगी और उनको पता नहीं क्या कुछ साबित करने की कोशिश की जाएगी। उनको आजादी से इंतखाबी मुहिम चलाने की शायद इजाजत ना मिल सके जितनी आजादी इस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून को और दीगर जमातों को नजर आ रही है। तो ये सारा खेल जो है, दरबार जो सज रहा है वो तो इमरान खान की मुखालफत में सज रहा है ना। और ये देखिए ना, जब आप पहले से ये तय कर लेते हैं कि जी हुकूमत इस फर्द की बनेगी और ये फर्द हमारा जो है वो सरकारी घोड़ा है, तो फिर उसके बाद बाकी हैसियत तो इंतखाबात की मशकूक हो जाती है ना। अगर लोग 2018 के इंतखाबात के बारे में कहते हैं कि जी ये पहले से पता चल गया था कि जी इमरान खान वजीर आजम बनेंगे, तो अब भी हमारे बहुत से तजिया निगार लिख रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। तो फिर इसका मतलब है हमने माजी के खेल से सीखा कुछ नहीं है। हम वही पुराना स्क्रिप्ट है उसके अंदर बार बार अमेंडमेंट करके, शक्लें बदल के, किरदार बदल के, उसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदल के जो है ना उसी के ऊपर रंग बखेरने की कोशिश कर रहे हैं और रंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हमारा मसला हल तो नहीं होगा। और इसमें इसमें जो मुख्तलिफ किरदारों की आपने बात की है, उसमें एक किरदार जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं। वो भी अब उनकी भी आंखें खुली हैं, वो भी कह रही हैं कि पीटीआई एक हकीकत है
और उन्होंने ये भी कहा है कि लीडर्स जो होते हैं वो अंदर बाहर जाते रहते हैं, गिरफ्तार होते रहते हैं, लेकिन पीटीआई एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून में होते हुए इस तरह की बातें कैसे कर पा रही हैं? देखिए, खाकान अब्बासी साहब ने एक और बात भी की है। कल खाकान अब्बासी ने कहा है कि इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है जो इलेक्शन आप करवाने जा रहे हैं, और ये इलेक्शन पाकिस्तान के बुरहान को हल नहीं करेगा बल्कि और ज्यादा बिगाड़ देगा। उन्होंने तो तजवीज दी है कि चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, फजलुर रहमान हो, ये सब लोग मिल बैठ के आगे के मुस्तकबिल का तयन करें। ये ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा कि आप किसी को जबरदस्ती बाहर निकाल दें और बाहर निकाल के जो है ना फिर आप अपने मसले को हल करने की कोशिश करें। यही तजवीज जो है सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी दी है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये तरीकाकार ठीक नहीं है। इस वक्त जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, अगर आप उसको ताकत के जोर से बाहर निकालेंगे तो उसके और सीरियस इंप्लीकेशन जो है पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे। उसका एक रद्द अमल आएगा पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सारा महीना इसी सोच विचार के साथ एक हिकमत को वजह करेगा, मुस्बत या मनफी, कि हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर जाना है तो कैसे जाना है। अभी एक और थ्योरी भी चल रही है, और वो थ्योरी ये चल रही है कि ये जो केपीके के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इसको बुनियाद बनाकर भी इंतखाबात को और आगे किया जा सकता है। अगर मामला सेटल नहीं होते तो याद रखिएगा कि ये फरवरी वाली डेट भी हतमी डेट नहीं है, और इसमें भी क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि केपीके के अंदर इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते तो बाकी मुल्क के इलेक्शन का क्या फायदा, फिर आप मुझे बताइए ना। तो इसलिए ये थ्योरी भी चल रही है कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी तय हो जाए, ताकि जो कुछ भी तय होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ये मेला सजाया जाए। क्योंकि ये नहीं हो सकता, मेला ऐसे नहीं सजेगा जैसे ये सजाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सलमान भाई, उसमें मसला ये है ना कि अगर ये केपीके के इलेक्शंस जो हैं पोस्टपोन कर देते हैं या नहीं करवाते हैं, फिर इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनेगा, सेनेट कैसे बनेगी, फिर सदर पाकिस्तान ने जाना है, उनकी जगह पे किसी और ने आना है, तो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं, फिर मेरा मतलब ये है कि जब वो देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो केपीके को बुनियाद बनाकर इंतखाबात को आगे ले जाएंगे, सिर्फ सूबे के इंतखाबात नहीं जाएंगे, फिर ये बाकी इंतखाबात भी आगे जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खेल है ना, ये इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक इस तरह का लेवल प्लेइंग मामला बना दें जिसमें सारी सियासी जमातों की शमूलियत को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। ये जो किसी एक जमात के लिए इस वक्त एक पूरा पहाड़ खोदा जा रहा है, उससे खुद हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं डेमोक्रेटिकली भी। और अब देखिए ना, वो अचकजई साहब ने बयान दिया, उससे पहले वो एमन वली खान ने बयान दिया, उससे पहले जाहिद खान जो एएनपी के हैं उन्होंने बयान दिया, फिर खुर्शीद शाह ने बयान दिया। अब ये बात तो सब खुलकर सामने आ गई ना कि जो इमरान खान की हुकूमत तब्दील हुई थी उसके पीछे कौन किरदार थे, किसने दबाव डाला था, किसने अपनी ख्वाहिश की तकमील की थी, कैसे पीडीएम को इस्तेमाल किया गया, कैसे पीडीएम की जमातें उसके अंदर सहूलतकारी का रोल प्ले कर रही थी। तो साजिशें तो फिर वहीं से शुरू हो गई ना, जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जा रहा था। तो वो खेल साजिशों का अभी तक चल रहा है ना। अब सब कहते हैं जी जनरल बाजवा का ट्रायल करें, जनरल फैज का ट्रायल करें। भाई आप सियासी जमातों का भी ट्रायल करें जिन्होंने सहूलतकारी का किरदार अदा किया और जिन्होंने वहां पर बैठ के अपनी ख्वाहिशात के ऊपर, ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो तय कर चुके थे कि हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, हम तो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहते थे, बल्कि हमें जनरल बाजवा ने रोका कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन में ना जाएं। ठीक है ना जी, आप अभी हुकूमत करें, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो मेरा मतलब है ये पाकिस्तान को तजर्बा गाह जो बनाया हुआ है हमने और एक सर्कस का खेल शुरू किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए ना इसरार कसाना साहब। कहीं तो इसको ऊपर फुल स्टॉप लगाएं, कहीं तो आप जरा जदीद रियासतों के साथ अपने आप को जोड़ें, डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ अपने आप को जोड़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस के साथ अपने आप को जोड़ें, लॉ एंड ऑर्डर को और रूल ऑफ लॉ के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें ना। और फिर जो पीपल विशेस, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उसका भी एहतराम करें ना, तब तो ये सिस्टम आगे चलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो सूरत हाल अभी नजर आ रही है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे फिक्स्ड मैच है, पहले से स्क्रिप्ट तैयार है, उसके मुताबिक अगर इलेक्शन होना है तो ये एक मतलब बिल्कुल मजाक सा ही होगा ना, ये कोई इलेक्शन तो नहीं होगा। ये तो सब लोगों को नहीं, तो लोग कह रहे हैं ना, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप ये इलेक्शन की जहमत क्यों कर रहे हैं? अगर आप हर चीज तय कर चुके हैं तो फिर हर चीज तय करने के बाद फिर आप कर ले वो अमल, उसके बाद उसके लिए ये इलेक्शन की मोहर, पूरे डेमोक्रेटिक अम्ब्रेला की मोहर, कॉन्स्टिट्यूशनल की मोहर लगाने की जरूरत क्या है? इससे क्या फायदा होगा? इससे देखिए ना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान का 1970 से लेकर 2018 के इंतखाबात तक जितने इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात के बारे में हर सतह की मुख्तलिफ किस्म की जो है ना रिजर्वेशंस पाई जाती हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में।
अब ये इंतखाब ऐसा इंतखाब है जो अपने इंतखाब से पहले भी मुतनाज़ा हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने बता दिया है कि जी स्क्रिप्ट के तहत किसकी हुकूमत आनी है और किसको बाहर निकालना है, और ये बता दिया किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मेरा मतलब है कि अगर हमने इंतखाबात को इस तरह से लेके चलना है तो फिर ये सवाल तो उठेंगे ना। और ये भी लोग कह रहे हैं कि जी अभी हमने डेट इसलिए भी अनाउंस की है कि जरा IMF को भी मुतमईन किया जा सके, क्योंकि हमने उनसे सेकंड इंस्टॉलमेंट लेनी है, उनके सामने भी चीजें लेके आ जाए। लेकिन मुझे लगता यह है कि अब इलेक्शन को पोस्टपोन करना इतना आसान काम नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इससे एक और नया पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो इनको जाना तो पड़ेगा इलेक्शन के अंदर, लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले ये अपनी मर्जी का पॉलिटिकल अरेंजमेंट चाहते हैं, और इसमें उनको अभी मुश्किल पेश आ रही है कि PTI के बारे में क्या स्ट्रेटेजी फाइनल शक्ल दी जाए उसको, ताकि जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक निजाम को आगे लेकर चल सके। क्योंकि आपने ये स्ट्रेटजी की बात की है और आपने ये भी कहा है कि जिस तरीके से इनकी एक स्ट्रेटजी आगे बढ़ रही है उसमें इनको खतरात भी हैं, और वो खतरा नजर ये भी आ रहा है कि जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि मरियम को कहाँ से लड़वाया जाएगा इलेक्शन, और ये सुना था कि कराची से लड़वाया जाएगा। तो अब MQM ने बाकायदा तौर पर उनको कहा है कि जी MQM तैयार है उनको सपोर्ट करने के लिए कराची से। तो क्या आपको स्ट्रेटजी में ये नजर आ रहा है कि ये नून लीग जो है वो इतनी इनसिक्योर फील कर रही है कि मरियम लाहौर से या किसी और जगह से पंजाब से इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको इलेक्शन उधर से कराची से लड़वाया जाए? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मरियम जीतेंगी या हारेंगी, ये मेरी बहस नहीं है, वो जीत भी सकती है, मजबूत उम्मीदवार है, उनका वोट बैंक भी है PMLN का। पंजाब में लाहौर में खास तौर पे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो PMLN की गढ़ समझी जाती है, वो वहां से जीत सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कराची असल से में क्यों? प्रॉब्लम क्या है, असल में प्रॉब्लम यह है कि PMLN की इस वक्त टोटल डिपेंडेंसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। अब उनकी डिपेंडेंसी वोटर के ऊपर नहीं है। उनको पता है कि वोटर का मिजाज इस वक्त एंटी PMLN है। उनको पता है कि अगर वो इलेक्टोरल मुहिम में जाएंगे तो उनको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए था। तो इसलिए उनकी डिपेंडेंसी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है। एक ये कि एस्टैब्लिशमेंट उनको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली सपोर्ट करे, एक बात। और दूसरी बात, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारे सबसे बड़े सियासी मुखालिफ है इमरान खान, उसका रास्ता आप रोकें, टेक्निकल बुनियादों पे रोकें, इंतजामी बुनियादों पे रोकें, सियासी बुनियादों पे रोकें, कानूनी बुनियादों पे रोकें, उनके लोगों को आजादाना कैंपेन ना चलाने दें, ताकि उसका भी अल्टीमेट फायदा जो है वो PMLN को पहुंच सके। तो PMLN की स्ट्रेटेजी ये है, देखिए ना भाई साहब, डार साहब भी फौज के बारे में बड़े शानदार अल्फाज अदा कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, अब वो निजात दहिंदा भी हो गए हैं। तो ये जो हमारे यहाँ अपने आप को उठा के फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ डालने का जो मामला है, उससे जाहिर है कि उनको अंदाजा है कि इस वक्त अगर हम इक्तदार में आते हैं तो उसकी ताकत अवाम नहीं होगी बल्कि एस्टैब्लिशमेंट होगी, और एस्टैब्लिशमेंट का मोमेंटम जो है और एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है वो शायद हमें अवाम में इस तासुर को मजबूत कर दे कि अपना वोट जाया मत करें। इंतखाब का फैसला तो पहले से हो चुका है, नवाज शरीफ वजीर आजम है या शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तो आप अपना वोट जाया ना करें और वोट उन्हीं को दें, शरीफ खानदान को। तो ये इस वक्त स्ट्रेटेजी ये है। लेकिन अब अर्बन पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर देखना होगा कि इस स्ट्रैटेजी को जो मैंने कहा है कि वोटर कितना नाकाम बनाता है, वोटर कितनी बड़ी तादाद में सामने आता है और वो आकर ये सारी स्ट्रैटेजी जो है ना उसको पीछे फेंक देता है और एक नई चीज को सामने ले आता है, या ये कि इनकी स्ट्रैटेजी कामयाब हो जाए, वोटर कम निकले और 30-35% वोटर का टर्न आउट निकले, तो अल्टीमेट फायदा जो है वो PMLN को और बाकी जमातों को होगा और PTI को नुकसान होगा। अच्छा, आखिर में सर मुझे बताएं कि ये जो आज हमने सुना कि अडियाला जेल के रूट पे बम जो था वो नस्ब हुआ था, वो बरामद हुआ है, और क्योंकि इमरान खान को बुलाया गया तो लोग कह रहे हैं कि शायद इसलिए रखा गया था कि इमरान खान के बारे में बताया जा सके कि जो उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़े मसाइल हैं। देखें, बम भी आ गया यहाँ पे, और जज अब्दुल हसनाद साहब जो हैं वो भी रास्ते में उनके रूट के ऊपर ये लगा हुआ था, तो बड़ा खतरनाक सिलसिला हो सकता है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान बाहर थे तो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न शेयर किया करते थे, तो हुकूमत कहती थी इनको सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं है। अब जब वो अंदर है तो हुकूमत कहती है उनकी सिक्योरिटी का बड़ा थ्रेट है, और हत्ता तक कि उनको अदालत में भी पेश नहीं किया जा सकता। और अभी देख लें, जब से वो गिरफ्तार है उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है, सब जेल के अंदर बैठ के उनका ट्रायल किया जा रहा है। खतरा क्या है? खतरा यह है कि जेल से अगर वो बाहर आके ट्रायल करते हैं तो वो बाहर निकलेंगे तो पब्लिक मोबिलाइजेशन होगी, वो बाहर निकलेंगे तो लोगों से बात करेंगे, मीडिया से टॉक हो सकती है उनका मैसेज उस तरह से जा सकता है। अब ये हथकंडे थे पुरानी सदियों के,
ठीक है ना। अब आप देखें ना, इमरान खान के बयानात उनकी बहन के जरिए सामने आ जाते हैं, उनकी बयानात जो है उनके वकुला के जरिए सामने आ जाते हैं, उनका पैगाम भी सामने आ जाता है। तो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ एक बंदे के ऊपर साइकोलॉजिकली इतना दबाव डाल दें कि उसको लगे कि चारों तरफ से मेरे लिए रास्ते जो है ना वो बंद हो गए, और तो मुझ फिर पे जो लगता दबाव तो यूं है है कि मुझे उस लगता तो दबाव यूं के है कि ऊपर अपने डराने आप वाले को विड्रॉ कर देना चाहिए। लगता यूं है कि डराने वाले खुद डर गए हैं। सर वो देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि जो काम वो बड़ी आसानी से कर लिया करते थे, इस दफा उनको बड़ा चैलेंज फेस आया है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट जो बहुत करीब पाए जाते हैं शरीफ खानदान के, उनसे भी सुना है, उनके साथ मजलिस जब भी होती है, बैठते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये इमरान खान ने सबको हैरान किया है। यानी कोई उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी ये समझते थे, जो इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बार बार डरने की कोशिश करते थे, तो शायद इसका मतलब है वो गिरफ्तारी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इमरान खान ने तो अपनी पार्टी समेत, अपने सियासी सबको गलत मुखालफिन साबित समेत, किया। अपने अपने वोटरों को भी हैरानकुन तौर पे जो है ना गलत साबित किया, जो ये समझते थे कि शायद इमरान खान जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, या वो बाहर चले जाएंगे, या वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने ढेर हो जाएंगे, या वो माफीनामा लिख देंगे, या ये कि वो अपने आप को विड्रॉल कर लेंगे, किसी और को नामजद कर देंगे। तो ये जो उनकी मुजाहमत है, वही उनकी ताकत भी है। और इस मुजाहमत के पीछे जो है वो इमरान खान को एक बात का अंदाजा है कि पाकिस्तानी वोटर जो है उसकी एक बड़ी तादाद बहरहाल उनके साथ है। वो कितना फैसला कुन किरदार अदा करती है, इस पे मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक परसेप्शन ये है, जहां भी अब मैं जाता हूं और ऐसे लोगों में बैठता हूं जो एंटी पीटीआई है, एंटी पीटीआई, वो मुझे ये कहते हैं कि जनाब पीएमएल के लिए ये इलेक्शन जो है ना बड़ा मुश्किल बन जाएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल बताई थी कि 3-4 पीएमएल प्रो जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये गुफ्तगू हुई है कि जो लाहौर का जलसा हुआ है, इसमें लाहौर क्यों माइनस था, लाहौर क्यों नहीं निकल सका, लाहौर में जो हमारी बड़ी ताकत थी, हमारी ताकत का मरकज था, वहां वो मोबिलाइजेशन क्यों नहीं देखने को मिली। तो ये चैलेंज तो इस वक्त है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना शफाफ और आजादाना माहौल पीटीआई को मिलता है इंतखाब लड़ने के। अगर वो नहीं मिलता तो फिर ये वन साइडेड मैचेस हैं, और आपने एक ऐसे फर्द को इंतखाबी मैदान में उतारा है जिसको हर तरह की परेशानियों से आजाद करके इक्तदार का रास्ता देना है, और एक ऐसा फर्द है जो बड़ा मकबूल है, और उनके लिए आपने तमाम तर रुकावटें पैदा करनी है ताकि उनकी मकबूलियत जो है उसको भी खत्म किया जा सके। अभी देखिए ना, सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की कबूलियत हो गई है, अलबत्ता मकबूलियत उनको पैदा करनी पड़ेगी। भाई अगर ये मकबूलियत इतनी आसान होती तो आज वो किसी और जगह खड़े होते ना सर। अब ये मकबूलियत रातों रात को नहीं पूरी होने वाली। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ सहाफती हजरात हैं, वो पहले कहते थे कि किसी की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। अब कह रहे हैं कि कबूलियत हो गई है, लेकिन मकबूलियत तो उनको बहरहाल पैदा करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी कबूलियत के बावजूद वोट आपको लेने हैं। हम वोट के डब्बे नहीं भर सकते, वोट आपको खुद निकालने हैं नवाज शरीफ साहब। अगर आपको वोट निकालने में कामयाब होंगे तो आप आगे आ सकेंगे। अगर हमारी कबूलियत के बावजूद आप वोट बाहर नहीं निकाल सकते और वोट की बड़ी तादाद आपको नहीं मिलेगी, तो फिर हम शायद आपको कुछ ना दे सके। करना सही बात। चलें, इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।